सो जैसे कि हम इंजन का बात कर रहे थे 249, बहुत सारे लोग इसके लिए कंप्लेन करते हैं कि 6 स्पीड गियर बॉक्स क्यों नहीं अवेलेबल है इसमें। और अगर बात की जाए इसके रियर सस्पेंशन की तो ये हेलो, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाइकर स्पोर्ट्स सीट। सो आज मैं जा रहा हूँ यामाहा के शोरूम पे। सुबह यामाहा के शोरूम पे ही जा रहा हूँ, जो कि पहले कहीं और था और अब कहीं और शिफ्ट हो गया। आपको दिख रहा होगा इस तरफ, यहाँ पे आ गई है अभी ये। तो पहले मैं यहाँ पहुँचता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि आज हम कौन सी बाइक की रिव्यू करने वाले हैं। मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर करने वाला हूँ, उसकी ऑन रोड प्राइस, फाइनेंस की क्या डिटेल्स है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो पहले ये एमपी नगर का जो चेतक ब्रिज है वहाँ पर था, बट अभी शिफ्ट होकर इस तरफ आ गया है, जनता क्वार्टर के पास आ गया है और पहले से काफ़ी बेहतर हो गया अभी, अगर शोरूम की मैं बात करूँ तो। और बाइक की जहाँ तक बात करूँ तो बाइक में कुछ भी ऐसा मेजर इम्प्रूवमेंट तो नहीं आया है, बट स्टिल इट्स आउट विथ न्यू कलर स्कीम, जिसके बारे में हम बात करेंगे और पूरी ओवरऑल मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसका ऑनर प्राइस क्या है, किस तरीके से फाइनेंस करवा सकते हो। सो दिस इज द यामाहा शोरूम जो कि यहाँ पर है अभी, और आज हम बनाने वाले हैं FZ25 पे एक डिटेल्ड वीडियो। अगर बात की जाए बिल्कुल फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको जो टायर मिलता है उसका साइज़ है 180/17 का। ये ट्यूबलेस टायर है और ये MRF नाइलो ग्रिप के आपको मिलते हैं। अगर मैं रियर की बात करूँ तो आपको MRF नाइलो ग्रिप के ही टायर मिलते हैं और इसका जो साइज़ है 140/70 17 इंच का है। ये आपको इसमें नहीं मिलता क्या, रेडियल टायर नहीं मिलता है। और अगर इसके बाद में बात करूँ इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की, तो फ्रंट में आपको मिल जाता है 282 mm का नॉन पेटल डिस्क मिलता है, प्लेन डिस्क है। पेटल डिस्क से इसको रिमूव कर देना चाहिए, मतलब रिप्लेस कर देना चाहिए, बट अभी तक नहीं किया है यामाहा ने। बाई ब्रेक आपको कैलिपर मिलते हैं, तो उससे आपको जो फीडबैक है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। ये जो बाइक है ओवरऑल ये स्टैंडर्ड ही आता है आपको ड्यूल चैनल ABS में, सिंगल चैनल ABS आपको इसमें नहीं मिलता है। सो ड्यूल चैनल ABS में ही आपको बाइक मिलेगी एंड दैट इज़ अ वेरी गुड सेफ्टी थिंग विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द यामाहा। तो अगर मैं रियर की बात करूँ तो रियर में भी आपको मिलता है डिस्क मिलता है ड्यूल चैनल ABS है। तो ड्यूल चैनल ABS फ्रंट में और बैक में भी आपको ABS का रिंग मिल जाता है। फ्रंट में जो यूज़ किया गया है कैलिपर वो बाई ब्रेक है, लेकिन बैक में आपको यूज़ जो किया गया कैलिपर वो निस्सन के हैं। तो इससे पता चलता है कि यामाहा कितनी अच्छे से स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। नाउ फर्दर मूविंग अहेड, अगर मैं फ्रंट सेक्शन से बिल्कुल सामने से आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ लुक आता है इस बाइक का। और जो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है वो इसका ये हेडलैम्प है, जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिलता है एंड प्लस यहाँ पर आपको ऊपर में ये DRLs मिलते हैं। अभी जो इसके इंडिकेटर्स है वो बल्ब इंडिकेटर्स ही हैं, तो उसको अभी तक बल्ब ही कंटिन्यू किया गया है, बट जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है या फिर टेल लाइट है वो आपको LED में मिल जाते हैं। सो अगर बात की जाए इसके प्राइस की तो वो है 1,90,000 ऑन रोड प्राइस फॉर FZS वर्जन। और अगर आप FZ लेते हो उसकी आपका ऑन रोड प्राइस है अराउंड 1,86,000। तो 4,000 का डिफरेंस है, 4 से 5,000 का डिफरेंस है दोनों ही वर्जन में। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए। नाउ सिंस दिस इज़ FZS वेरिएंट, इसमें आपको एक छोटा सा ना यहाँ पर विंड वाइजर मिल जाता है, बट येस यू कैन टेक आफ्टर मार्केट विंड वाइजर एज वेल, और वो थोड़ा आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन दे देगा। जो FZS और FZ है, जो S वर्जन है और जो इसका जो प्लेन FZ वर्जन है, उसमें जो 2-3 चेंजेस हैं वही मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला तो क्या है कि आपको FZ के प्लेन वर्जन में आपको यहाँ पर फ्रंट में ये विंड वाइजर नहीं मिलेगी, नकल गार्ड्स नहीं मिलते हैं एंड द थर्ड थिंग इज़ कि इसके जो रिम है वो गोल्डन कलर में मिलते हैं, लेकिन आपको FZ में डॉट ब्लैक कलर का बिल्कुल मिलता है। अगर स्टाइलिंग की बात की जाए, डिज़ाइनिंग की बात की जाए, उसमें मेरे को कहीं भी कुछ भी डाउनग्रेड साइड नहीं लगता, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया बाइक को। फ्रंट में जो सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक फॉर्म में आपको मिलता है। USD की ज़रूरत भी नहीं है, और USD लगाने से इसका प्राइस भी बेस्ट बजट बाइक है ना 250 cc में, उसका टैग इससे छिन जाएगा फिर। सो उसकी नीड भी नहीं है। इसका जो फीडबैक है वो फ्रंट और रियर दोनों में ही आप रियर का सेट कर सकते हो, फ्रंट में सेट नहीं कर सकते हो। फ्रंट का जो फीडबैक है वो मिड पे सेट किया गया है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है और ना ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि चाहे आप कैसे भी रोड पे चला रहे हो आपको रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर आपको टर्न भी लेना है तो वहाँ पर भी काफ़ी स्टिफ हो जाती है सस्पेंशन और गाड़ी का बैलेंस अच्छा बन जाता है। और अगर आप कहीं स्ट्रेट रोड पर भी जा रहे हो, कोई पॉट होल आ जाता है, तो वहाँ पर भी क्योंकि मिड सेट पे है, सॉफ्ट नहीं है, तो बहुत तेज़ झटका नहीं लगता है। और अगर बात की जाए इसके रियर सस्पेंशन की तो ये 7 स्टेप एडजस्टेबल है और आप इसको सेट कर सकते हो। आपको सॉफ्टर साइड पे चाहिए या हार्डर साइड पे चाहिए सस्पेंशन, आप खुद से भी इसको सेट कर सकते हो। आप नीचे जो क्लैंप यहाँ पर दिए गए हैं ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो क्लैंप है ना, ये क्लैंप, ये वाली, इसके हेल्प से आप बड़े आराम से इसको सेट कर सकते हो। नॉर्मली मैं आपको बता दूँ कि यामाहा की जो बाइक्स है, खासकर FZ25 जिसकी मेरे को अच्छे से जानकारी है, ये 3 पे सेट होकर आता है। आप इसको 7 तक ले जा सकते हो या फिर 1 तक ले जा सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर यूज़। आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डर चाहिए, उसके हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं बात करूँ इसके सिटिंग कंफर्ट की और एर्गोनॉमिक्स की, तो उसमें कोई भी इशू मेरे को नहीं अभी तक दिखाई दी है। येस, जो पिलियन है उसकी सीट थोड़ी टाइट रहती है और पिलियन को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट
बहुत जल्दी नहीं होता है, लगभग 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलाने के बाद ही पिलियन आपको कहेगा कि हाँ ठीक है गाड़ी रोक के थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। बट इसमें भी अब मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करवाया था अपनी बाइक में, मैंने पीछे क्या स्पॉन्ज लगाया था। ये जो थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये जो नीचे इस तरीके से क्या है ना, अगर ये बिल्कुल इक्वल रहता है, यहाँ पर पैडिंग की थोड़ी कमी मेरे को लगती है, क्योंकि राइडर की सीट जो रहती है वो काफ़ी बड़ी रहती है और काफ़ी सपोर्ट मिलता है आपके थाइज़ को भी, तो राइडर को तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट पिलियन के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। बट ओनली आफ्टर 100 किलोमीटर्स, अगर आप 100 किलोमीटर के बाद रुकते हो, 100 किलोमीटर आराम से आप चला सकते हो पिलियन के साथ ही। उसके बाद चलेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप इसमें चेंजेस करवा सकते हो जब भी आप जाओ, तो इसके अंदर स्पेस है जहाँ पर आप थोड़ा सा फोमिंग कर सकते हो, तो फिर वो भी इशू सॉल्व हो जाता है। फर्दर इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 795 mm है और इस पर जो बैठे हैं उनकी हाइट 5 फुट 4 इंच या 5 फुट 5 इंच है। आप देख सकते हो बड़े आराम से उस बाइक को हैंडल कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते अगर मैं बात करूँ इसकी स्टिकरिंग की, तो बहुत ही ज़्यादा नहीं रहती, बहुत ही प्लेन बाइक है और इसलिए मेरे को ये बहुत ही पसंद आई थी। कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं है, स्ट्रेट टू द रोड आप ले जाओ, और अगर आपको लंबे राइड्स पे ले जाना है, सिटी में चलाना है, हर जगह पे ये अच्छे से इम्पैक्टफुल बाइक है। तो अगर मैं स्टिकरिंग की बात करूँ तो हेयर यू कैन सी, यहाँ पर आपको FZS 25 की स्टिकरिंग मिलती है, यामाहा का लोगो है इस जगह पे, दैट्स इट। पीछे रहता है यामाहा का लोगो, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा, एंड नथिंग एल्स। प्लेन बाइक में फ़ायदा क्या होता है, और अगर मैं एक और बात बताऊँ तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टिकर है, इसकी बात करेंगे हम जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं आगे बढ़ूँ तो इसमें यहाँ पे आपको मिलता है 249 सीसी का ये एक सिंगल सिलेंडर इंजन है, ऑयल कूलिंग पे वर्क करता है। ऑयल कूलिंग के लिए यहाँ पर रेडिएटर भी दिया गया है नीचे, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो ऑयल कूलिंग के लिए जो रेडिएटर वो यहाँ कहीं आपको दिख रहा होगा छोटा सा। इसकी जो टोटल पावर आउटपुट है वो 20.8 bhp की है, और जिसमें टॉर्क आपको मिलता है वो अराउंड 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। ये जिसका जो RPM हिट करता है वो 9000 RPM पे हिट कर जाता है। अगर इसको थोड़ा सा अगर लूज़ कर दिया जाए ना, अगर ये 10,000 या 12,000 पे जाके अगर ये हिट करे RPM, तो फिर इसकी टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अराउंड 150 के आसपास आराम से चली जाएगी। बट राइट नाउ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर देन 140 kmph। 140 kmph इज गुड स्पीड। अगर आप हाईवे पे जाते हो इस बाइक को लेकर, देन यू कैन राइड दिस बाइक ऑल अराउंड द डे एट ए स्पीड ऑफ 110-120। आराम से आपको 35 की माइलेज भी मिल जाएगी और बहुत ही सूदिंग आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। वाइब्रेशंस बहुत कम आते हैं, आफ्टर 100 kmph थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आते हैं, लेकिन 100 से नीचे रहने पर उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होती है, आती ही नहीं है, मतलब फील ही नहीं होती है एक तरीके से। फर्दर दिस बाइक इज असिस्टेड विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। बहुत सारे लोग इसके लिए कंप्लेन करते हैं कि 6 स्पीड गियर बॉक्स क्यों नहीं अवेलेबल है इसमें, बट फॉर मी फॉर 20.8 bhp ऑफ पावर 5 स्पीड गियर बॉक्स इज़ एनफ, और बहुत अच्छे से काम भी करती है वो। अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप सिटी में 60, 65, 70 पे चलाते रहो, तो उससे ज़्यादा जाने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। और अगर आप हाईवे पे जाते हो तो 110-120 की स्पीड मेंटेन करना मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा चला के आप अपनी जान को ही खतरे में डालोगे, और भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और 5 स्पीड गियर बॉक्स होते हुए भी रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टॉप एंड पे चले जाते हो तो फिर आपको थोड़ा रिफाइनमेंट का इशू आता है, जैसे अराउंड 120 प्लस या 120 के आसपास जाने पर थोड़ा रिफाइनमेंट का इशू आता है, बट उससे कम में कोई रिफाइनमेंट की कोई इशू नहीं आती है। ये बात करें तो यहाँ पर आपको इंजन कॉल यहाँ पर मिल जाता है, विच इज़ अब स्टर्डी क्वालिटी इसकी अच्छी है, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि बार मेरा हिट कर गया था, बट स्टिल कुछ नहीं हुआ था, बस ये जो क्लैम्प है ना ये निकल गया था, डेट्स इट। वापस मैंने उसको सही करवा लिया था, फिर मैंने इनफैक्ट चिपका ही लिया था। ऐसा नहीं होता ना कि यहाँ कोई क्रैक आ गया हो या ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस ये जहाँ से जॉइंट है ना ये अलग हो गए थे, ये दोनों अलग हो गए थे, फिर वापस मैंने उसको सही कर लिया। एक प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों को थी पहले, ये जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है इसमें रस्ट आ जाता था, उसको भी अच्छे से रिमूव कर लिया गया। अभी जित मेरे को 2 साल हो चुके हैं, बट रस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई इशू नहीं आ रही है। सुनो आगे बढ़ते अगर मैं बात करूँ इसके फ्यूल टैंक की और इसकी जो माइलेज मेरे को मिल रही है, मैं आपको रियल टाइम में भी बता सकता हूँ इसके बारे में कि फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 14 लीटर का है, और इसमें जो माइलेज मेरे को मिल जाती है बड़े आराम से, मेरे को 38 से 42 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। सिटी कंडीशंस में आप किसी तरीके से भी ड्राइव करो तो कोई इशू नहीं आती है। हाँ, अगर आप हाईवे पे इसको 120 प्लस में चलाते हो तो फिर माइलेज गिर जाता है, और वो गिर के फिर आ जाता है 30 से 35 के बीच में आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे रोड पे चला रहे हो, पिलियन के साथ हो, अकेले हो, किस तरीके से बाइक चला रहे हो। और अगर मैं बात करूँ इसकी सेफ्टी मेजर्स की, तो इसमें 2 ड्यूल चैनल ABS है, ड्यूल डिस्क है, ये एक सेफ्टी मेजर्स हो गए। दूसरा क्या आता है कि इसमें आपको इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है साइड स्टैंड में, तो जैसे अगर आपने साइड स्टैंड लगा लिया और आपकी बाइक गियर में है तो अपने आप बाइक ना बंद हो जाती है, तो कभी भी ये खतरा नहीं रहता कि स्टैंड लगे हुए में आप बाइक चला रहे हो कहीं टकरा गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दो चीज़ मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक लगती है, ये लगती है कि इसमें मेन स्टैंड नहीं दिया जाता है। मेन स्टैंड के लिए ग्रूविंग दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार दिखा दूँ, यू कैन सी मेन स्टैंड के लिए यहाँ पर ग्रूविंग दी गई है, बट मेन स्टैंड दिया नहीं जाता है। मेन स्टैंड कंपनी को एज ए स्टैंडर्ड या तो एक्सेसरीज़ में ऐड कर देना चाहिए या फिर लगा हुआ ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बाइक जो आता है वो ओपन चैन सिस्टम में आता है, तो ओपन चैन सिस्टम में क्या होता है, चैन को क्लीन करना पड़ता है बार बार, तो उसके लिए मेन स्टैंड का होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बट अगर मैं बात करूँ स्विंग आर्म की, तो आपको इसमें बॉक्स स्विंग आर्म ही अभी मिल रहे हैं। और फाइनली अगर मैं आपको बताऊँ, इसकी जो एग्जॉस्ट है वो बहुत ही अच्छी है, एग्जॉस्ट का जो सेटअप है वो भी बहुत अच्छा है, इसकी जो साउंड है वो भी काफ़ी बेसी मिलता है आपको साउंड। आप अगर इसको आइडल में भी बाइक को स्टार्ट करके खड़ी कर दोगे ना, तो यू विल फील लाइक कि कोई बेस के साथ किसी वूफर में कोई ट्यून चल रहा, वैसी आवाज़ आती है।
तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द एग्जॉस्ट जो सिस्टम है इसका, उससे मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उससे ना बिग बाइक की फील आती है, थोड़ी आवाज़ में थम्पिंग लगती है। अगर बात की जाए इसकी हॉर्न की, तो सिंगल सेटअप ऑफ हॉर्न में आता है, और सिटी में या हाईवे पे काफ़ी लाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें, इशू नहीं आती कोई भी। सो नाउ फाइनली बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर की। बात करें अगर, थोड़ा ओल्ड डेटेड लगता है, थोड़ा आउटडेटेड लगता है, बट जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यहाँ से आप इसको टॉगल कर सकते हो। ये जो F2.0 शो कर रहा है ना, इसका मतलब है कि गाड़ी रिजर्व में लगी हुई है और रिजर्व में 2 किलोमीटर चल चुकी है। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको मिलता है, एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेगेटिव डिस्प्ले है, तो अगर आप बाहर भी जाते हो, धूप में भी जाते हो, तो आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है। धूप में भी अगर आप चला रहे हो तो बड़े आराम से आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो क्या क्या चीज़ें। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो स्पीडोमीटर है वो काफ़ी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहता है, तो यू कैन ईजिली, आप एक नज़र डालोगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी है आपकी बाइक की। यहाँ से जब टॉगल करोगे तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके बारे में आपको मैं एक बार बता दूँ। यहाँ पे F2.0 शो कर रहा है आपको, इसके अलावा आपको मिल जाता है ट्रिप 1, ट्रिप 2, फिर आपको रियल टाइम माइलेज मिल जाती है, यहाँ पे टोटल माइलेज जो एवरेज रहती है वो आपको मिल जाती है, एंड देन डिजिटल क्लॉक एंड ऑडोमीटर। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गॉज का मीटर यहाँ पर, और RPM मीटर मिलता है। इसके अलावा अगर आप जो साइड्स में आप देखते हो तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल में जब गाड़ी खड़ी रहती है तो उसका आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है। ये इंजन चेक सिस्टम है, इंजन चेक लाइट है, ये आपको मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पर मिल जाता है, ABS मिल जाता है, और ये अपर डिपर के लिए मिल जाता है। ये जो ABS है, जैसे आपकी स्पीड 7 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाती है ना, 7 kmph से ज़्यादा आपकी स्पीड जैसी जाती है तो ये ABS का लाइट बंद हो जाता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ इंजन चेक लाइट की, तो जो अपनी गाड़ी को आप ऑन करते हो तो ये इनिशियली 3 सेकंड या 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद बंद हो जाता है। तो अगर ये कंटिन्यू अगर ग्लो कर रहा है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको सीधा सर्विस सेंटर ले जाना चाहिए। अभी जैसे आपने देखा कि मैंने ऑन किया और 3 सेकंड के अंदर ये बंद हो गया, तो दैट मीन्स देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और एनीवे बाइक में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इससे समझ में आ जाता है। फाइनली अगर मैं बात करूँ इसके हैंडल बार की, तो हैंडल बार का जो रीच है बहुत ही अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल बाइक रहती है, चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बटन्स की बात करती है, हेडलाइट के ऑन और ऑफ के लिए बटन लगी हुई है, ये ऑन हो जाता है और इधर ऑफ रहता है, इसमें सिर्फ DRLs ऑन रहता है। इससे आप हाई बीम और लो बीम का यूज़ कर सकते हो। ये टर्न इंडिकेटर्स के लिए काम आता है। ये हॉर्न है, हॉर्न भी मैं आपको सुनाऊंगा। अगर राइट साइड में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको मिलता है सेल्फ स्टार्ट, और प्लस ये इंजन किल मिल जाता है। सो इतनी चीज़ें आपको मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके साइड मिरर्स की, तो साइड मिरर्स का जो फीडबैक है वो मुझे पहले भी बता चुका हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया नहीं लगता, बट यस आपकी सारी परेशानियाँ जो साइड मिरर्स की जो फीडबैक है मेरे को बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, बट यस कंफर्टेबल है, आपको पीछे की विजिबिलिटी आ जाती है, ऐसा नहीं आता कि बिल्कुल भी नहीं आती, बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है इसके साथ। दोनों ही साइड में आपको थोड़ा अपना कंधा दिखता है, थोड़ा सा आपको अपना कंधा दिखेगा। जैसे अगर मैं इसको सीधा भी करूँ तो ये देखो, ये जो पीछे के साथ साथ ये जो एरिया है ना मेरे कंधे का, ये देखिए आप, ये एरिया दिखता रहता है, और बैक में इसके बाद की पूरी आपको पीछे का दिखाई देता है। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे FZS पे आ जाते हैं। अभी मैंने FZ पे आपको जाके दिखाया था। मिरर कंसोल को भी कुछ डिफरेंस नहीं है, तो किसी का भी अपन दिखा लें सेम है तो कोई इशू नहीं आती है। सो मेरे हिसाब से थोड़ा अपडेट करना चाहिए किन किन चीज़ों में। अभी मैं फाइनली आपको एक वर्डिक्ट दूंगा कि कहाँ कहाँ पे इसमें अपडेट हो जाना चाहिए और किस तरीके से बाइक बाकी बाइक से अच्छी है, कहाँ कहाँ पर बाकी जो 250cc बाइक्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छी है। पहली चीज़ जो मैं बताऊँगा, अपडेट्स की मैं बात करूँ, क्या क्या चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए। अब काफ़ी टाइम हो गया। पहले क्या है कि इस बाइक को ना बहुत सारे लोग टूरिंग के हिसाब से ही खरीदते हैं, तो अगर टूरिंग के हिसाब से देखा जाए तो जब ऑलरेडी यहाँ पर आपको एक वाइज़र मिलता है तो इसकी थोड़ी लेंथ अगर बढ़ जाए ना तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पहली चीज़ FZS की भी बोलूँ, कम से कम ऑप्शन आना चाहिए। अगर किसी को कंप्लीट नेकेड लेना तो FZ पे जा सकता है, पर अगर आपको थोड़ा सा वाइज़र के साथ चाहिए तो इतने छोटे वाइज़र का कोई काम नहीं होता है, कुछ भी यूज़फुल नहीं होता, ना ही लुक्स को इनहेंस करता है, कुछ भी नहीं होता है। तो क्यों ना इसकी साइज़ को थोड़ी बढ़ा दी जाए, जिससे कि विंड ब्लास्ट से भी थोड़ा आपको सेफ्टी मिल जाए और बाकी चीज़ें भी, थोड़ा लुक्स भी इसका इनहेंस हो जाए। दूसरी इंप्रूवमेंट क्या हो जानी चाहिए इसमें कि इसकी जो मिरर्स है ना उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी की जा सकती है। आप देखोगे तो बहुत ही ऑर्डिनरी से मिरर्स लगते हैं। इसके 250cc सेक्शन की बाइक है, बट सेगमेंट की बाइक है, लेकिन आप जब इसके मिरर्स को देखोगे तो आपको बहुत ही ऑर्डिनरी सा मिरर दिखेगा। इसमें थोड़ी उसकी ना मतलब ऐसा लगता है इसे कॉस्ट कटिंग करने के लिए यामाहा ने ऐसा कर दिया हो, बट थोड़ा बेटर इसमें साइड मिरर्स लग सकते हैं, उससे इसकी लुक्स भी इनहेंस हो जाएगी और एक स्टैंडर्ड जो है ना वो आ जाएगी इस बाइक में। इसके अलावा अगर मैं तीसरी अपडेट की बात करूँ तो मेरे को लगता है कि अब टाइम आ गया है जब इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसको थोड़ा सा इनहेंस कर देना चाहिए। कलरफुल नहीं डालें, फिर भी बहुत छोटा सा, अगर आप रीडिंग एरिया देखो ना तो बहुत ही छोटा सा है ये, इसको थोड़ा अच्छा कर देना चाहिए, थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए। अगर हो सके तो जो MT-15 या R15 में लगाया जाता है उसको इसमें इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। फोर्थ थिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती आपको इस बाइक में, तो वो इसमें इंक्लूड कर देना चाहिए। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ अगर आ जाइए बाइक तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं 150cc सेक्शन की बाइक भी जब देखता हूँ ना FZ की, तो उसमें आपको मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 250 में नहीं कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ये दे देना चाहिए। अभी मैं आपको एक डिफरेंस बता दूंगा FZ25 और FZ25S में, एक और जो मेरे को भी डिफरेंस दिखी है वो ये है कि जब आप FZ25 लेते हो ना S वर्जन, तो वहाँ पर आपको ना जो बॉडी कंप्लीट है वो मैट फिनिश में मिलता है, और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा मिलता है पोर्शन जो कि ग्लॉसी फिनिश में।
इसके अपोजिट जब FZ25 लेते हो तो उसमें आपको पूरी बॉडी मिलती है ग्लॉसी में, बट यहाँ पर आपको मैट फिनिश में, ये जो पोर्शन है ये आपको मैट फिनिश से मिलता है। तो ये जो थी 3-4 चीज़ें जहाँ पर मेरे को लगता है कि थोड़ा अपडेट कर देना चाहिए। अगर जैसे फ्रंट ब्रेक की बात करूँ तो इसका जो डिस्क है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लेन डिस्क की बजाय आप इसमें लगा सकते हो, पेटल डिस्क लगा सकते हो तो हीट डिसिपेशन ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं। ड्यूल चैनल ABS दिया जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ अगर पेटल डिस्क आ जाए तो ब्रेकिंग की जो फीडबैक है और ब्रेकिंग का जो एक रिस्पांस है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में बात करें, शॉर्ट टर्म में तो अगर आप कोई बाइक को चलाते हो तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म में अगर बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग कोई कर रहे हो आप तो फिर वहाँ पर थोड़ा ब्रेक के गर्म होने के चांसेस रहते हैं। अब मैं बताऊँगा आपको इसमें अच्छी चीज़ें क्या है जिसकी वजह से आपको ये बाइक ले लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, वैल्यू फॉर मनी बहुत ही ज़्यादा इस बाइक में, जिस प्राइस पे आपको मिलता है काफ़ी मैच्योर्ड गुड लुकिंग मस्कुलर बाइक आपको मिल जाता है 250cc सेगमेंट में। और मस्कुलर होने के बावजूद भी इसका जो वेट है ना वो बहुत ही कम रखा गया। फुल टैंक रहता है तब 153 kg होता है फॉर द FZ वर्जन, एंड फॉर FZS इट इज़ 154 kg। 1 किलो का वजन थोड़ा बढ़ जाता है बस, ये नकल गार्ड के लगने से और वो वाइजर लगने से 1 किलो का वजन बढ़ जाता है। बट स्टिल अगर मैं इसको कंपेयर करूँ बाकी 250cc बाइक से, तो अगर डोमिनार 250 की बात करें तो अराउंड 183 kg के आसपास है। या फिर अगर मैं बात करूँ सुजुकी जिक्सर 250 की तो उसका वेट अराउंड 165 kg के आसपास है, 165 से 170 kg के बीच में रहता है कहीं। उस हिसाब से अगर देखा जाए अगर, और जो पल्सर की N250 F250 भी आई है उनका भी वेट अराउंड 170 kg इसके प्लस नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो पावर टू वेट रेशियो है ना बाकी बाइक्स की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, 24 bhp 24.5 bhp इस तरीके से। जो पल्सर N250 है उसकी जो पावर है वो 24.5 bhp है। लेकिन अगर आप वेट की बात करो जिसका वेट काफ़ी कम है उनसे, इसलिए क्या होता है कि इसका पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। पावर टू वेट रेशियो का डायरेक्ट जो इफेक्ट होता है वो आपके माइलेज पे आता है, ओवरऑल माइलेज पे। एंड दिस इज़ वाई अगर आप इस बाइक को लेते हो इसकी माइलेज जो है आपको किसी भी अदर 250cc बाइक से माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको नो नॉनसेंस बाइक लेना है जिसमें वो फीचर्स की इतनी आपको नहीं लगी पड़ी, बस आप एक गुड लुकिंग मस्कुलर बाइक चाहिए जो कि हाईवे पे सिटी पे हर जगह आपको परफॉर्म करके दे, जो चलाने में कंफर्टेबल हो, राइडर के लिए, पिलियन के लिए, सभी के लिए कंफर्टेबल हो, इंजन से आपको कोई भी परेशानी की कभी भी समस्या नहीं आनी चाहिए, इस तरीके की अगर आपको बाइक लेनी है डेफिनेटली FZ25 इज़ द बेस्ट ऑप्शन एट द प्राइस एट विच दिस बाइक इज़ प्रेजेंट। आपको कोई और भी बाइक इस तरीके की चीज़ें नहीं दे पाएंगी, इतनी रिलायबल इंजन नहीं दे पाएगी, एटलीस्ट जो इंजन की रिलायबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो फाइनली अगर बात करें इसके एग्जॉस्ट साउंड की तो उसको भी एक बार हम फाइनली सुन लेते हैं। जैसे कि हम बात करें थे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो उसके बारे में आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि इंजन 250cc का है, ऑयल कूलिंग पे वर्क करता है, ऑयल या एयर, ऑयल प्लस एयर दोनों के साथ वर्क करता है। बट स्टिल अगर आप नॉर्मल बाइक को चलाते रहते हो, अगर आप हाई रेप पे ले जाते हो, अगर आप बाइक रोक नहीं रहे हो तो बहुत देर तक, एंड नॉर्मली किसी बाइक को अगर आप ट्रैफिक में खड़ी करते हो ना तो उसमें हीटिंग इशूज़ आते ही आते हैं। सेम गोज़ विद दिस। बट अगर आप इसको नॉर्मल चलाते हो, इसकी जो कूलिंग सिस्टम, ये मानना पड़ेगा कि यामाहा ने जिस तरीके से इसके इंजन को या तो डिज़ाइन किया है या फिर रिफाइनमेंट जितनी दी है उसकी वजह से क्या होता है, ये कभी भी नॉर्मल कंडीशन में आपको हीटिंग की ज़रा सा भी फील नहीं होगा, थोड़ा सा भी फील नहीं होता है। अगर आप गर्मी में चला रहे हो, अगर हाईवे पे नहीं चला रहे हो, अगर आप सिटी में चला रहे हो, रेड लाइट पे खड़े हो गए या फिर बहुत टच एंड गो ट्रैफिक चल रही है तो वहाँ पर आपको हीटिंग थोड़ी फील होगी। नॉर्मली बाइक में क्या करते हैं, लिक्विड कूलिंग रहती है तो उसकी वजह से वो स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा किसी बाइक में फ़ैन स्टार्ट हो जाता है तो उससे कूलिंग होने लगती है। इसका मतलब ये है ना कि उनमें कूलिंग सिस्टम, जो इंजन की जो इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उसमें लिक्विड कूलिंग को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या, जैसे थोड़ी बहुत गर्मी आती है तो वो लिक्विड कूलिंग का जो फैन होता है वो स्विच ऑन हो जाता है। सो कूलिंग भी मेरे को इसमें काफ़ी अच्छी लगती है, साउंड भी काफ़ी अच्छी लगती है। बजट बाइक है, आपको माइलेज सबसे बढ़िया मिल जाता है इस बाइक का, वेट ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक न्यू कमर हो, मतलब आप 150cc की बाइक को चला रहे थे या 125 चला रहे थे, उसके बाद अगर आपको हॉप ऑन करना है डेफिनेटली दिस इज़ गो फॉर दैट बाइक, गो टू बाइक है। उस हिसाब से पावर बहुत ही ज़्यादा नहीं मिलती है, एवरेज पावर मिलती है। जो इसका जो टॉर्क है वो टॉर्क बहुत ही अच्छा लगता है। टॉर्क क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि जो इनिशियल है ना और मिड रेंज उसमें आपको बहुत ही पावरफुल टॉर्क मिलेगा। आपने एक्सेलरेट किया भीड़ भाड़ में, फटाक से गाड़ी आगे निकल जाएगी। मतलब 120 के बाद ये बाइक थोड़ी स्ट्रगल करती है स्पीड को आगे बढ़ाने में, पर अगर आप बाइक को एक्सेलरेट करते जाओगे तो बड़े आराम से ये बाइक ना 120 तक चली जाती है। उसके बाद आपको बहुत स्लो इसमें इंक्रीमेंट दिखेगा, 121, 122, 123 इस तरीके से दिखता है। बट बिलो 120 एक्सेलरेशन बहुत ही एग्रेसिव है इस बाइक का, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो विद दिस आई वुड लाइक टू फिनिश दिस वॉक अराउंड ऑफ दिस बाइक। राइड रिव्यू अगर आपको देखेंगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि राइड के बाद कैसा इसका फीडबैक आता है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। बट टिल नाउ इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, जय हिंद।